आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान परमदेव शर्मा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनके साथ विशेष अतिथि के रूप में लेक्चर फिजिक्स श्रीमान यशवंत शर्मा जी, अशोक रेखा जी हमारे बीच यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ आज के विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं श्रीमान रेखा जी और डॉक्टर सतीश शर्मा। अतिथि सत्कार की हमारी सनातन वैदिक परंपरा रही है और इसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं एनएसएस के वॉलंटियर रियांश मांटा से अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि परमदेव शर्मा जी को एनएसएस बैज पहनाकर सम्मानित करें। मेरा अनुरोध रहेगा रजत से कि आपके आज के हमारे मुख्य अतिथि को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। धन्यवाद सर, आपने हमारी छोटी सी बहन को स्वीकार किया। सम्मान से कि वे हमारे विशेष अतिथि यशवंत शर्मा जी को समृद्धि चिन्ह बहन पर सम्मानित करें। हमारे लिए आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मुख्य अतिथि जी के साथ उनके जो हैंडसम बेटे हैं वो भी हमारे बीच उपस्थित है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। थर्ड ईयर MBBS इनका चल रहा है। आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र आज अपने मध्य एक ऐसी शख्सियत की मौजूदगी से गौरवान्वित महसूस कर रहा है जिन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के इस आदर्श प्रवेश में स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा राष्ट्रीय सेवा योजना जिला शिमला के समन्वयक श्रीमान परमदेव शर्मा जी का। मान्यवर, आपने हमारे छोटे से आग्रह पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र की इस राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के जो 5वां संध्याकालीन सत्र है हमारे मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए अपनी हामी भरी। इसके लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र हमेशा आपका कृतज्ञ रहेगा। आपकी गरिमा में उपस्थिति निसंदेह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवियों के लिए और खासकर मेरे समृद्धि पटल पर हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत बनकर के रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। महोदय जी, जहां तक बात करें राष्ट्रीय सेवा योजना के मेरे कार्यकाल की, तो जब मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना का ये दायित्व मिला आज से 1 साल पहले, तो सबसे पहले जब मैंने दूरभाष पर आपसे संपर्क किया था तो वो जो आपने मुझे बात कही थी वो आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। आपने कहा, अक्षय जी, मैं आपके साथ ढाल बन करके हमेशा रहूंगा, आप सिर्फ ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें। और इसी की बदौलत हमारा ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र की जो राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई है ये आगे की तरफ ही हमेशा बढ़ रही है। जिस तरह की गतिविधियां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र की ये राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई करती है, आप हमेशा भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा उसकी सराहना करते रहते हैं और इन्हीं सराहना की वजह से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और हम हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। मंच पर विराजमान है आज के हमारे समारोह के विशेष अतिथि श्रीमान यशवंत शर्मा जी। अगर मैं इनके बारे में कुछ कहूं, जितनी भी बात मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में, चाहे वो
हम बात करेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी के क्या दायित्व रहते हैं, या फिर राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयंसेवी हैं उन्हें किस तरह का स्वयंसेवी होना चाहिए, उनके क्या क्या उनके फर्ज होते हैं, ये सब कुछ जो ट्रेनिंग है वो सारी मुझे यशवंत शर्मा जी ने दी है। छोटी से छोटी बात जब स्कूल में कभी भी राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए किसी भी कार्यक्रम की करने की बात होती है तो सबसे पहले मेरे ध्यान में जो बात आती है वो मैं यशवंत शर्मा जी के पास जाकर के कहता हूं कि हमें ऐसे करना, क्या हमें ऐसे करना चाहिए या नहीं। तो हमेशा मेरे साथ ये कंधे से कंधा मिला करके काम करते रहते हैं। यशवंत जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पिछले कल की बात में अगर बताऊं तो वो पिछली जो शाम है उसको यादगार बनाने के लिए भी यशवंत शर्मा जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो शायद ऐसा ही कोई राष्ट्रीय सेवा योजना का जो स्वयंसेवी है, ऐसा कोई था नहीं वहां पर जो इनके गानों में वो झूम नहीं पाया। इसी कड़ी में स्वागत करना चाहूंगा श्रीमान अशोक रेडका जी का। ये भी जब से हमने ये 7 दिवसीय शिविर के बारे में सोचा तब से लेकर के ये भी हमारे साथ हमेशा सुबह शाम के सत्र में भी हमेशा हमारे साथ यहाँ पर रहते हैं। अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह आकर के हमेशा ये पूछते हैं कि आपका रात भर का कार्यक्रम कैसा रहा, क्या बच्चे ठीक तरह से सो गए थे, क्या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम के लिए हमेशा ये हमारे साथ खड़े रहते हैं। स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर प्रतीक जी का। हम चाहेंगे कुछ शब्द आप बाद में हमारे इन बच्चों के साथ भी साझा करें। हमारे लिए तो फक्र की बात है कि हमारे पास आज ऐसे 4 विभूतियां यहाँ पर है जिनसे हमारे इन स्वयंसेवियों को प्रेरणा मिलेगी। श्रीमान जी, राष्ट्रीय सेवा योजना के क्योंकि आज आपके सामने यहाँ पर हमें कुछ बोलने का मौका मिला है तो मैं थोड़ी सी बात अपने राष्ट्रीय सेवा योजना की जो हमारी गतिविधियां रही है, जब से मुझे ये कार्यभार मिला है तब से थोड़ी सी बातें तफसील में आपसे कहना चाहूंगा। मुझे शायद ये नवंबर के टाइम में पिछली साल ये कार्यभार मिला था। उसके बाद उन दौरान तो अब जो रेगुलर गतिविधियां हैं वो तो हम करवा नहीं पाए, पर विशेष शिविर हमने जो पिछले साल लगवाया था वो भी आपकी गाइडेंस में जो बहुत ही बेहतर तरीके से हमने यहाँ पर संचालित किया। हर बार जब भी हमारे कोई कार्यक्रम रहते थे, कभी आप टेलीफोनिकली मुझे बताते थे, कभी आप सोशल मीडिया के थ्रू हमें बताते थे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। महोदय जी, पिछली बार का जो हमारा कार्यक्रम रहा उसमें जो सबसे बड़ा काम हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना ने किया वो था जो हमारे सामने जो नई बिल्डिंग बनी है उसके सामने ऊपर खाबर जो जमीन पड़ी हुई थी उस जमीन को सबसे पहले हमने समतल करने की सोची। जो सबसे पहला कार्य मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते सोचा था। तो उसमें भी यशवंत शर्मा जी, मुझे याद है हम दोनों ही एसडीएम साहब के पास गए थे कि हमें थोड़ी देर के लिए अगर आप जेसीबी का इंतजाम करें, क्योंकि इतना मलबे को हटाने के लिए शायद ये बच्चे भी इतना काम नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने हमें 1 घंटे के लिए जेसीबी दी और उसके बाद बाकी जो कार्य है वो हमारे स्वयंसेवियों ने किया, जिसकी बदौलत आज एक खूबसूरत सा मैदान वहां पर बना था। श्रीमान जी, जो मैदान हम बना रहे थे उसके पीछे एक सबसे बड़ा मकसद था कि जो आसपास की वहां पर जमीन पड़ी थी उस जमीन पे हमने पौधारोपण करना था। तो वहां पर भी हमने जमीन, जितने भी स्कूल के चारों तरफ की हमारी खाली जो जमीन है वहां पर भी हमने 55 और 60 के करीब वहां पर देवदार के पौधे लगाए और जिस कंडीशन में वो पौधे लगे थे वो आज भी हरे भरे हैं और उनमें प्रॉपर तरीके से ग्रोथ भी हो रही है। क्योंकि हमने प्लानिंग ऐसे करके रखी थी कि हर एक टीचर उस पौधे को लगाए, उसके साथ 2 स्वयंसेवी वही पूरी साल भर उसकी देखरेख करते रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि वो जो हमारे लगाए हुए पौधे हैं आज भी वो हरे भरे हैं। और पिछली बार गौसदन का भी हमारा जो कार्यक्रम रहा उसके पीछे भी जो सोच थी वो श्रीमान यशवंत शर्मा जी की थी। हम सभी, यशवंत शर्मा जी भी साथ थे। पूरे दिन भर हम वहां पर साफ सफाई करते रहे। जिस भी तरह के निर्देश हमको वहां के संचालक ने दिए वो सभी तरह के निर्देशों का हमारे स्वयंसेवियों ने पालन किया और इस साल भी हमने वहां पर जाने का निर्णय लिया है। पूरा दिन वहां पर हम उन बेजुबान जानवरों के साथ वहां पर उनकी सेवा करने के लिए कल जा रहे हैं। जहां तक बात करें इस वर्ष की गतिविधियों की, तो चाहे वो तंबाकू निषेध दिवस है, उस दिन भी हमारे स्वयंसेवियों ने नारा लेखन के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से एक दूसरे को और पूरे समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। उस दिन हमने कोशिश करी थी कि हम स्थानीय न्यायालय से पर यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं उनको भी यहाँ पर आमंत्रित करें। तो हमारे आग्रह पर यहाँ पर 2 अधिवक्ता भी आए थे। उन्होंने भी लोग बच्चों को
तंबाकू के बारे में यहाँ पर जागरूक करवाया था। उसके बाद अगर बात करें योग दिवस की, तो मैं पिछले भाषण में भी आपको समझाया था कि योग दिवस का जो सबसे बड़ा फायदा हमको ये रहा, पहले तो हमने वो योग समाला में, आप सभी को पता, समाला में जाकर के सभी स्वयंसेवी ने वहां पर जाकर के समाज के साथ वो योग किया। उसके बाद जब हमने स्कूल में योग दिवस मनाया तो उस दिन हमने दिव्य स्वरूप और एक बच्चा हमारे साथ यहाँ पर भी है, अतुल, ये दोनों बच्चे, उस दिन हमें ऐसे बच्चे मिले जो बाबा रामदेव की सारी जितने भी उनके जो योग आसन है उन सभी को ये कर सकते हैं। चाहे वो पेट हिलाने वाला जो आसन होता है जिसे हम नौली कहते हैं, वो भी ये बड़ी बेखूबी तरीके से करते हैं। उसी योग दिवस की वजह से हमें ऐसे जो छुपी हुई प्रतिभा है वो हमें देखने को मिली। उसके बाद आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में भी बात करें तो वो भी हमने पूरे सप्ताह भर यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया। उसके बाद बाजार में भी हमारे कम से कम 600 के करीब हमारे विद्यार्थी थे, जिनको जो लीड कर रहे थे वो हमारी ये राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी ही थे। और पूरे बाजार में उस दिन जो माहौल बन गया था वो बहुत ही देशभक्ति का माहौल बन गया था। सारे समाज के लोग भी हमारे साथ उस दिन जुड़ गए थे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना का रहा वो रहा लोरकुटी में जो आगजनी की घटना हुई थी, वहां पर जाकर के हमारे 20 के करीब 25 के करीब हमारे स्वयंसेवी वहां पर थे। हम उन सभी को वहां पर ले गए और वहां पर जाकर के सुबह से लेकर के शाम तक हमारे इस विद्यालय के आदर्श प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी, वो अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं है, परंतु उस दिन सुबह से लेकर के शाम तक, क्योंकि वहां पर काफी चढ़ाई भी है, उस चढ़ाई को चढ़ते हुए वो हमारे साथ पूरे टाइम में वहां पर रहे। जब मुझे याद है जब वहां से वापिस आना था तो कम से कम 45 मिनट का जो सफर है वो पैदल वाला सफर है। और हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी, उन्हें क्योंकि काफी जरूरी काम यहाँ पर ऑफिस में था तो वहां से पैदल अपनी गाड़ी तक पहुंचे और पूरे दिन भर वहां पर स्वयंसेवियों के साथ वो उन्हें दिशा निर्देश देते रहे। और साथ में हमारे साथ श्रीमान दिनेश ठाकुर जी, जो कि पूर्व में राष्ट्रीय सेवा योजना के वो भी कार्यक्रम अधिकारी रहे हैं, वो भी पूरे समय में वहां पर हमारे साथ थे। हालांकि पूरा स्टाफ, यशवंत जी भी मुझे कह रहे थे कि मुझे भी साथ में चलना है, पर उन दौरान भी यहाँ पर स्कूल में बहुत सारी गतिविधियां और भी हो रही थी, जिस वजह से इनको हम अपने साथ उस दिन नहीं ले पाए। ये हमारे सबसे बड़े जो कार्य रहे हैं वो इस साल की गतिविधियों में रहे हैं। और अगर हम बात करें इस 7 दिवसीय शिविर की, तो हमने सोचा था कि जो हमारा यहाँ पर इकलौता पार्क रोडू का है, जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पर बना हुआ है, वहां पर जाकर के हम अपने स्वयंसेवियों से वहां पर जाकर के किसी भी तरह के अगर कूड़ा करकट वहां पर पड़ा है उसको भी हम साफ सफाई करने की कोशिश करेंगे। पर जब आज सुबह हम वहां उस पार्क में पहुंचे तो उस पार्क की दुर्दशा देख करके बहुत दुख हुआ। हाँ जी, आप ये स्लाइड भी पीछे देख सकते हैं। स्थानीय लोग, जहां पर हमारे बच्चे, बूढ़े या फिर कोई राहगीर अपनी थकान मिटाने के लिए बैठते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं शराब की बोतलें या फिर अपने जो किसी तरह की खाद्य सामग्री जो अपने साथ ले जाते हैं वो वहीं पर डाल करके फेंक देते हैं। बड़े शर्म की बात है कि रोडू जैसे पढ़े लिखे जो समाज है वहां पर भी लोग इस तरह की काम करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वे रोज के रोज जाकर के ऐसी जगह पर जाकर के वो साफ सफाई करें। हाँ, हम कोशिश ये जरूर करेंगे कि जब जब भी हमें समय मिलेगा तब तब हम वहां जाकर के ये साफ सफाई जरूर करेंगे, जितना भी हमसे बन पाएगा, चाहे वो महीने में 1 दिन या फिर 2 महीने में 1 दिन, पर हम वहां पर जाकर के जरूर साफ सफाई करेंगे। मैं सिर्फ एक बात और आप सभी स्वयंसेवियों को भी कहना चाहूंगा, जब भी कभी बेटा आप उस पार्क में जाएं तो आप जरूर उस महान विभूति को याद करें जिनका नामकरण इस पार्क की वजह से, जिसका नामकरण मतलब ये जो पार्क जिसके नामकरण हुआ है उनको आप वहां पर याद करें, ताकि आपको ये याद रहे कि जिस महान व्यक्ति के लिए ये पार्क बना था, जिनकी याद में ये बना था, वहां पर आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और किसी भी तरह का कूड़ा करकट वहां पर नहीं फैलाएं। आप सभी स्वयंसेवियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जब कभी भी अगर आपको समय मिलता है, अगर आप उधर से गुजर रहे हैं, तो आप लोगों को भी वहां पर जाकर के जागरूक करें कि इस तरह के जो आप कूड़ा करकट है वहां पर नहीं फैलाएं, और आप खुद भी कोशिश करें कि इस तरह का आप वहां पर कूड़ा खुद भी ना फैलाएं। तो एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा फिर से परमदेव सर जी का और यशवंत जी का कि आप
और रेखा सर का और डॉक्टर प्रतीक जी का कि आप यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा राष्ट्रीय सेवा योजना जिला शिमला के समन्वयक परमदेव शर्मा जी को कि वे हमारे इस राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंजॉइंग गुड टाइम। तो कर लें शुरू फिर। ठीक है। मंचस्थ मेरे सहयोगी श्री अक्षय शर्मा जी, आप हमारे रोडू ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर भी हैं। साथ में बैठे मेरे मित्र यशवंत शर्मा जी, अशोक रेडका जी, मैडम विजय लक्ष्मी जी, मैडम अनीता जी और प्यारे वॉलेंटियर्स, और मेरे साथ आए मेरे पुत्र प्रतीक जी। सुबह से साथ है। अभी इससे पहले मैं गर्ल्स स्कूल गया था, लेकिन गर्ल्स स्कूल तो नहीं आया ही, मैं कहा बॉयज स्कूल तो चल सकते हैं। तो आए प्यारे वॉलेंटियर्स। सबसे पहले मैं अक्षय जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत एक अच्छा वेल डिसिप्लिन्ड कैंप आपने यहाँ ऑर्गेनाइज किया, और आप सौभाग्यशाली हैं बेटा। एक मैं समझता हूँ जिला शिमला के अंदर सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में आप काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और अक्षय जी अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, जब से सच में मैं स्वयं भी मानता हूँ इस चीज़ को, जब से आपने एनएसएस का कार्यभार इस विद्यालय का संभाला है, तो ये विद्यालय सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उम्दा सेवाएं दे रहा है, जिससे हमें भी बड़ी बहुत मदद मिलती है जिला स्तर पर आगे रिपोर्ट कंपाइल करने में। उसके लिए व्यक्तिगत तौर से मैं आपका आभारी हूँ। प्यारे बच्चों, एनएसएस के विषय में बहुत सारी बातें अभी तक हुई और आपको समझा भी दिया होगा, लेकिन कुछ बातें मैं विशेषतर आपसे करना चाहता हूँ जो इस युवा पीढ़ी को समझनी चाहिए, जो आप सबको आत्मसात कर लेनी चाहिए। एनएसएस बेसिकली आपको पता है राष्ट्रीय सेवा योजना, ये एक ऐसी योजना है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए समर्पित है। इसमें आपको अहम भी छोड़ना है तो बहम भी छोड़ना है। अहम और बहम को त्याग कर राष्ट्र की सेवा में अपने आप को समर्पित करना है, और साथ ही अनुशासित होकर एक ऐसा स्वयंसेवी बनना है। स्वयंसेवी का अर्थ ही होता है कि जो एक एप्रोप्रिएट एक्शन पे, एप्रोप्रिएट सिचुएशन पे एप्रोप्रिएट एक्शन लेता है, वो स्वयंसेवी है। स्वयंसेवी वो नहीं है कि कोई घटना घट रही है वो वीडियोग्राफी कर रहा है। स्वयंसेवक वो होता है जो उस अमोघ परिस्थिति में एक्शन में आता है, तो क्या करना, वो स्वयंसेवक है। आज आपके मध्य बॉयज स्कूल के आगे मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आपने हमारा इस्तकबाल किया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। प्यारे बच्चों, कहते हैं ना, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हार करके बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो हमको संघर्ष करना है, हम संघर्ष से निखरना चाहते हैं। उसी कड़ी में मैं आपको, जो ये हमारे समक्ष बैठा है अध्यापक वृंद, ये ज्ञान का अथाह भंडार है। इनका जितना आप सहयोग ले सकते हैं आज लीजिए। ये आज +2 मैक्सिमम +2 के विद्यार्थी होंगे। +2 के विद्यार्थी आपको ये चीजें, मैं आपको दावे से कहता हूँ, कॉलेज में कोई नहीं समझाएगा। आपसे इस तरह की बातें सिर्फ यही हो पाएंगी, आगे नहीं होगी। आपने सुना होगा, किसी ने कहा कि जीवन संघर्ष है, किसी ने कहा कि जीवन खेल है, किसी ने कहा जीवन उत्सव है। प्यारे बच्चों, जिस बच्चे को अच्छे मित्र और शिक्षक मिले ही नहीं, उनके लिए जीवन संघर्ष है। जिस बच्चे को अच्छे शिक्षक भी मिले और अच्छे मित्र भी मिले, उसके लिए जीवन खेल है। लेकिन जिस बच्चे ने, ये जो मेरे सामने शिक्षक बैठे हैं, इनकी सलाह पे चलना शुरू कर दिया, उसके लिए जीवन उत्सव बन जाता है। तो इसलिए आपको अपना जीवन उत्सव बनाना है। और उत्सव, हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट है, उत्सव कोई मदहोश होने के लिए नहीं होते, उत्सव होश में रहने के लिए मनाए जाते हैं। उत्सव का अर्थ है होश में रहना, मदहोश होना नहीं। ये नहीं कि इतना मदहोश हो गया कि आने वाले बोलेगी एनएसएस वॉलंटियर है कि क्या है। तो आपको ये भी एक समाज को संदेश देना है कि आज जो कुरीतियां फैल रही है, उन कुरीतियों से दूर रहना है।
आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा युवा नशे की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है, खासकर इस क्षेत्र का। शिमला के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर 4 चिट्टे के केस पकड़े जाते हैं तो उसमें 2 शिमला जिला के होते हैं। तो ये हमारे लिए, सबके लिए दुखद है और आने वाली पीढ़ी के लिए घातक भी है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर साझा करूंगा। एक स्टोरी आपको सुनाता हूं मार्बल लेडी की। आप ये मान के चलिए जिस डाइस पे मैं खड़ा हूं, ये मार्बल स्टैचू है, ये मार्बल लेडी है। जो नीचे बिछे हैं ये मार्बल टाइल्स हैं। एक दिन उन दोनों में बातचीत होती है, मार्बल टाइल्स और मार्बल स्टैचू में। वो मार्बल टाइल्स कहती है कि हे मार्बल लेडी, हे मार्बल स्टैचू, मुझे तुझसे बड़ी चिढ़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि लोग आते हैं, मुझ पर चलते हैं, तारीफ करके तेरी चले जाते हैं, जबकि मैं और तू, मैं भी टाइल तू भी टाइल, मैं भी मार्बल तू भी मार्बल, एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं। फिर वो मार्बल लेडी कहती है, क्या सच तुझे मालूम है कि हम एक ही खान से पैदा हुए? बोला हाँ। तो फिर वो मार्बल लेडी कहती है, फिर तुझे ये भी मालूम होगा कि जब कारीगर सबसे पहले तेरे पास आया तो तैने क्या किया? तो वो मार्बल टाइल्स कहते हैं जो नीचे बिछे हुए हैं, वो कहते हैं हाँ, जब उसने पहली छड़ी मेरे ऊपर चलाई तो मैंने उसका विरोध किया। वो कौन होता है मुझ पर छड़ी चलाने वाला? वो कौन होता है मुझ पर हथौड़ी चलाने वाला? वो कौन होता है मुझको तपाने वाला? मैंने उसका विरोध किया। मेरा अपना जीवन है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। तो फिर वो मार्बल स्टैचू कहता है कि उसके बाद सुनिए, उसके बाद वो कारीगर मेरे पास आया। इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, आपको बहुत काम आएगी। उसके बाद वो मार्बल जो कारीगर है मेरे पास आया और मैंने जैसे उसने पहली छड़ी मेरे ऊपर चलाई, मैंने कहा मुझ पर एक नहीं 2 छड़ी चला, मुझे खूब तपा। मैं समझ गई, उसको लगा, मैं समझ गई कि मेरा कोई ना कोई रूप बनने वाला है। उसने वही किया, मुझ पर खूब हथौड़ी चलाई, खूब छड़ी चलाई। यही कारण है कि मैं आज यहाँ बुलंद खड़ी हूं और तू वहां पड़ी है। फिर वो कहती है शायराना अंदाज में कि समर में जो घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन के दौर में मान सहता है जो छेड़ियां हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पाषाण। घिस घिस कर परिमार्जित होने वाला पत्थर ही पूजनीय होता है। आप यहां जो मेरे साथी बैठे हैं, जिस दिन यशवंत सर ने मॉर्निंग असेंबली में डांट लिया, आप मुंह लटका के बैठ गए, तो समझिए आपका दुर्भाग्य पीछा कर रहा है, क्योंकि आप सृजन के दौर से गुजर रहे हैं। ये वो कारीगर है जिसने आपको बुलंदी तक पहुंचाना है। और जिस दिन आपको अक्षय सर ने, अशोक सर ने या विजय लक्ष्मी मैडम ने थप्पड़ मार दिया, साथ में दूसरे दिन आपके घर वाले लड़ने आ गए, समझो वो तो है ही मूर्ख, आपके भविष्य के पर भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आपका सृजन का दौर है। आपको संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। जितना आप संघर्ष करोगे उतनी आप बुलंदियों तक पहुंच पाओगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे वॉलंटियर्स, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप कई बार ये कुछ शब्दों का यूज करते हैं कि मैं तो दुखी हो गया जी, मैं तो डिप्रेशन में हो गया, मेरे तो एंजाइटी हो गई, मेरे तो फलाना हो गया। बेटा, ये देश भगत सिंह का देश है। भगत सिंह के देश में डिप्रेशन जैसी चीजें नहीं होती, परेशानी जैसी चीजें नहीं होती। ये देश रानी लक्ष्मीबाई का देश है। उस देश में डिप्रेशन, जिस देश के नौजवानों ने अंग्रेजों को भगा दिया। आपको याद होगा 23 साल का भी भगत सिंह जब वो फांसी के फंदे पर चढ़े, उनका कोई मोटिव तो नहीं था, वो हमारे ना आपके लिए फांसी पर चढ़े हैं। और हम आज क्या कर रहे हैं? अगर वो स्वर्ग से भी देख रहे होंगे हम बुज़दिलों को, हम नालायकों को, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कहीं ना कहीं अपने देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने लिए ईमानदार नहीं है। आपको केवल अपने प्रति ईमानदार होना है। यहां दूर जाने की तो बात ही नहीं है। हमारे यहाँ क्रिकेट की बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रेणुका ठाकुर के कस्बे में, मैं नहीं समझता किसी को डिप्रेशन होना चाहिए। था वो इस दौर से गुजरी है वो बेटी, जहां उस मुकाम पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। आप उनसे भी प्रेरणा लीजिए। और आपके पास तो ऐसे ऐसे अध्यापक बैठे हैं जो यशवंत सर यहाँ है, इनसे मेरा बहुत वास्ता रहा। रेटका जी तो हमारे यूनिवर्सिटी फेलो भी है, ऑलराउंडर है, बहुआयामी प्रतिभा के धनी है, जिनकी जितनी तारीफ करो उतने कम। तो आपके सामने तो यहाँ एग्जाम्पल पड़े हैं। लेकिन शर्त एक है कि आपको अपने आप को समझना है।
आपको अपनी ताकत समझनी है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास उनके शिष्य गए। शिष्य ने पूछा कि महात्मा बुद्ध जी, मुझे इंसान की कीमत बताइए। उन्होंने एक पत्थर उठाया, उनको दिया और कहा कि इसका मूल्य बाजार में पता करके आओ, बेचना नहीं है। सबसे पहले वो आलू सब्जी वाले के पास गए। सब्जी वाले ने कहा 1 बोरी आलू। फिर गए वो अनाज वाले के पास गए, कहते 1 बोरी चावल। फिर सीमेंट लोहे वाले के पास 1 पिकअप लोहा। उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। फिर सुनार के पास गए, उसने कहा 1 किलो सोना। फिर जौहरी के पास गए, जौहरी ने कहा लाल वस्त्र लिया, उस पत्थर को उसमें लपेटा और कहा कि ये पत्थर बेशकीमती है, मैं इसका कीमत नहीं चुका सकता, जाइए इसे वापस वहीं छोड़िए जहां से आप लाए। फिर वो महात्मा बुद्ध के पास जब गए, महात्मा बुद्ध ने कहा कितना लगा कीमत? बोले सर इसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता, ये बहुमूल्य है। प्यारे बच्चों, उसी प्रकार के आपका जीवन भी बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। बल्कि समय के साथ साथ कोई आपकी कीमत 1 बोरी आलू लगा देगा, कोई 1 कट्टा चावल लगा देगा, कोई कुछ तोला सोना लगा देगा। कई बार ऐसे लोग आपकी कीमत लगा लेंगे जिनको अपनी कीमत खुद पता नहीं होती। यू आर द क्रिएशन ऑफ द क्राउन, आप सृष्टि के सरताज हैं। यू आर मेड fearfully and wonderfully by the Almighty, by the God। आप उसकी कदर कीजिए और सुबह उठ के, शाम को उठ के, चलते फिरते एक ही प्रण लीजिए कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। और एक चीज फिर समझ लेना, जिस दिन आपको विद्यालय में और घर में मम्मी पापा या अध्यापक ने कोई काम नहीं दिया तो आप समझो आप दुर्भाग्यशाली हैं, आपके हिस्से काम आना चाहिए। नेवर से वाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी। अगर आपके हिस्से काम नहीं आता समझो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। टीचर को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, माँ बाप को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, उस भरोसे को जीतना है। आप काम, गलती हो सकती है, आप गलती करिए, रोज करिए, लेकिन नहीं करिए। अगर एक ही गलती बार बार करेंगे तो मूर्ख बनोगे, वो मूर्ख होता है। नहीं करोगे तो फिर वो कोई बात नहीं, आप सीखोगे उससे। तो यही इस कैंप के माध्यम से हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। इस कैंप में आप खाना खुद बना रहे, घर में नहीं बनाते, यही व्यक्तित्व विकास है। मैंने कहा कि इट इज ए सर्विस फ्रॉम कैंपस टू कम्युनिटी। एनएसएस में कम्युनिटी से लेकर कैंपस से कम्युनिटी तक की यात्रा है। और इस यात्रा में जो भी आपने सीखना है उसे सीखिए और बाद में उसको समाज तक पहुंचाइए। 7 दिनों के बाद, अब आपके 2 दिन शेष बच गए, जब आप लोगों के बीच जाएंगे, लगना चाहिए कि इन्होंने एनएसएस कैंप लगाया है, ये कुछ सीख के आए हैं। लगना चाहिए कि आपके अध्यापकों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपके चेहरे पे वो मुस्कान होनी चाहिए, आपके चेहरे पे रौनक होनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी बोले हम एनएसएस कैंप लगाना चाहते हैं। ये नहीं कि इतने परेशान हो के घर चले गए, बोले यार क्या तुम तो परेशान हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। और एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा और उसका उत्तर भी आप देंगे, और उत्तर सबको आता है, आपने निश्चिंत रहना, कोई टेक्निकल प्रश्न नहीं है, उत्तर सबको आता है, हाँ या ना करना। कई बार आपका खाने का मूड नहीं करता, होता है ऐसा? कई बार काम करने का मूड भी नहीं करता, होता है ऐसा? अब मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर भी दे देना। अगर आपके पीछे पागल कुत्ता भाग जाए, आप कहेंगे दौड़ने का मूड नहीं है? क्यों बोलना चाहिए, क्यों नहीं कहेंगे? जान, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ताली जाओ बच्चे। जान बचाने के लिए, इसका मतलब जहां आपके पास लक्ष्य है, जहां आपके पास जीवन मरण का सवाल है, वहां आपके पास कोई बहाने नहीं चलते। या जीवन का लक्ष्य है, इसलिए अब जहां कोई लक्ष्य नहीं है वहां बहाने चलते हैं। मूड जैसे शब्द कुछ दिनों के लिए बने, आपके लिए नहीं है। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जब आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो बड़े बड़े मूड ध्वस्त हो जाएंगे, खुद ब खुद ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको दिनचर्या अपनी बनानी पड़ेगी, दिन और रात एक करना पड़ेगा। सपने साकार करने के लिए आपको नींदें हराम करनी पड़ती है, वैसे सपने आपके साकार नहीं होंगे। तो इसलिए आज आपसे यही निवेदन, आने वाले समय में आपकी वार्षिक परीक्षाएं भी होंगी और उसमें
तन पूरा अपने लगन से पढ़ाई करें। 4 दिनों के बाद आपकी छुट्टियां होने वाली है और जनवरी में आप अपना 100% दें। ये नहीं कि जब फरवरी में आएंगे तो अक्षय सर सिर पकड़ेंगे, अरे तो खाली हो गया आगे, इनको मैथमेटिक्स में दोबारा शुरू करना पड़े। ये संघर्ष आपका जारी रहना चाहिए। निरंतरता मांगती है चीजें, आपसे निरंतरता मांगती है। और कुछ बच्चे कई बार बहाना ढूंढते मुझे याद नहीं रहता, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, मैं उस फिलॉसफी से भी सहमत नहीं हूं। अगर किसी बच्चे को याद नहीं था, अगर उससे पूछो तो उसको पूरे स्कूल के बच्चों के नाम पता, वो कईयों के मम्मी पापा के नाम पता, पूरे गांव के नाम पता, सारी घटनाएं पता, 10 गाने पता, 20 गाड़ियां पता। जब इतनी सारी चीजें पता हो तो आधी किताब हो जाती है। स्कूल में याद तो रहता है। सवाल ये कि प्रयास नहीं कर, प्रयासों में कमी है, आपके प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बार एक मकान में आग लगी और उस मकान को एक चिड़िया बार बार उसमें आग बुझाने जा रही थी। जब वो गई तो कौवा साथ में बैठा था। कौवा उसको बोले, कहाँ जा रही बार बार ये आग बुझाने, तेरी चोंच में इतना सा तो पानी आता है, इससे आग थोड़ी बुझेगी, इससे कुछ नहीं बुझने वाला, उल्टे तेरे पंख चलेंगे, राख हो जाएगी। फिर वो चिड़िया कहती है, ये मुझे भी मालूम है, मैं कोई भागीरथ प्रयास नहीं कर रही हूं, मेरा छोटा सा प्रयास है, लेकिन इतना मुझे मालूम है, जब इतिहास लिखा जाएगा तेरा नाम तमाशा देखने वाले में लिखा जाएगा और मेरा नाम प्रयास करने वालों में लिखा जाएगा। तो आपको प्रयास आपको प्रयासरत रहना है, प्रयास करते रहना है। और हमेशा एक चीज बेटा याद रखना, जिंदगी में अपने आपने जो कहा है उस पर अडिग रहना, सच्चाई का हमेशा साथ देना, जो आपने कहा है उस प्रॉमिस को पूरा भी करना। क्योंकि शब्द की अहमियत को समझना और शब्द को बनाए रखना या शब्द के मूल वाक्य को बनाए रखना, ये हमारा पहला धर्म है। और हमारी पहली लड़ाई उसके खिलाफ होनी चाहिए जो उसकी अर्थवत्ता को तोड़ता है, और दूसरी लड़ाई उसके साथ होनी चाहिए जो शब्द की अर्थवत्ता को छोड़ता है। ये हमेशा आप ध्यान रखें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया अक्षय जी, और यू आर डूइंग रियली अ वंडरफुल जॉब। और सच में जितना सहयोग हमसे बन पड़ेगा जिला शिमला कोऑर्डिनेटर होने के नाते अवश्य करेंगे। बेटा किसी भी जो विद्यालय है वहाँ की जो राष्ट्रीय सेवा योजना है उसकी सफलता के सिर्फ 2 ही राज होते हैं, एक वहाँ के प्रधानाचार्य, एक वहाँ का परिवार। अगर प्रधानाचार्य आपके पास सकारात्मक सोच वाले हैं तभी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, पर उस सकारात्मक सोच के साथ अगर उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना है उन सभी कार्यों के लिए, तो उसके लिए ऐसा परिवार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज जब मैंने सुबह इनको कहा था कि परमदेव सर आज हमारे बीच यहाँ पर आने वाले हैं, तो इन्होंने कहा कि हम भी शाम को उनके पास यहाँ पर उनकी बातें सुनने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो मैं आप दोनों का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि हमने तो परमदेव सर को यहाँ पर अपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, साथ में हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर प्रतीक जी हैं, तो हम यहाँ पर इनको भी सुनना चाहेंगे। इनके व्यक्तित्व को देख करके तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद हर कोई बीमार होना चाहेगा और इनके पास जाकर के अपना इलाज करना चाहेंगे, चाहे वो बीमार है या नहीं भी है। मुझे लगता है कि जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो सबसे ज्यादा जो लाइन है वो शायद आपके पास ही लगेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो हम जितना मीठा परमदेव सर जी बोलते हैं, शायद मुझे लगता है उतना मीठा आप भी बोलते हैं। शुरू से लेकर के इस बार जितना भी हमारा ये कार्यक्रम रहे हैं, हमने यहाँ पर ऐसे लोगों को बुलाया जो बहुत मीठा बोलते हैं, चाहे वो डॉक्टर गोपाल जी की बात करें, चाहे वो कामना मोतियान जी की बात करें, चाहे वो गंगटवान जी की बात करें, चाहे परमदेव सर की बात करें, और ऐसी ही मिठास लेकर के हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर प्रतीक शर्मा। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा प्रणाम एवं अक्षय सर को मेरा ऐसा परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरुआत में यहाँ से करना चाहूंगा कि भगवान से कामना करता हूँ कि आप सबको मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े, तो बहुत अच्छा है। जैसे सर ने कहा मैं वैसा कभी बिल्कुल नहीं चाहूंगा। उसके बाद यहाँ आने की वैसे आज मज्जा नहीं थी, लेकिन जितना सम्मान अक्षय सर ने दिया, यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगणों ने दिया,
उसको मैं पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर। इसके बाद मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हम आने वाले कल की पीढ़ी हैं। हमने इस देश को मजबूत बनाना है, हमने ही कल की एक लेखी लिखनी है। तो हम ही हैं जो इस देश को सबसे मजबूत बना सकते हैं, एवं जो सबसे बड़ा हमने योगदान देना है वो समाज की कुरीतियों से बचना है, एवं मेहनत की जो एक सीमा है उसमें निरंतर चलते जाना है। और क्यों नहीं आप सभी की और हमारी सबकी जो डेस्टिनी, जो हमारा अंतिम गोल है, वो जरूर हमारे पास चल के खुद आएगा जब हम उस पर निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो आज ज्यादा कुछ तैयारी करके आया नहीं था, सर ने एकदम से यहाँ पर आपको संबोधित करने को मौका दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एवं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सर। जितनी भी हमने यहाँ पर आपका कार्य देखा उससे मैं बहुत ही सराहना देता हूँ एवं धन्यवाद करता हूँ सभी का यहाँ पे। धन्यवाद। मुझे पूरा यकीन था कि डॉक्टर साहब भी उतना ही मीठा बोलते हैं जितना परमदेव सर बोलते हैं। अब मैं बड़े अदब के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे विशेष अतिथि श्रीमान यशवंत शर्मा जी कि वे हमारे इन स्वयं सेवियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमान यशवंत शर्मा जी। हंसी आपकी कोई चुरा न जाए, हंसी आपकी कोई चुरा न जाए, कभी कोई आपको रुला न पाए। खुशियों का दीप ऐसा जले जिंदगी में, खुशियों का दीप ऐसा जले जिंदगी में कि कोई भी तूफान इसे बुझा न पाए, कि कोई भी तूफान इसे बुझा न पाए। परम श्रद्धेय राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के इस विशेष शिविर के 5वें दिन के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान परमदेव शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय सेवा योजना, और आप प्रवक्ता है कॉमर्स के श्रीमान जी, आप को कई मरतबा मैंने मंच से आपके जो शब्द है, आप शब्दों के जादूगर है, आपको कई मरतबा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज एक बार पुनः आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं विद्यालय परिवार की ओर से, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से और इन तमाम स्वयं सेवियों की ओर से आपका दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपका अभिनंदन है श्रीमान, आभार है। आप आए और आपने आज हमें ऐसी खुशियां नसीब करवाई है जो शायद हम कई दिनों से सोच रहे थे, मैं और अक्षय सर, कि जब परमदेव सर आएंगे तो निश्चित तौर पर हम उनको जरूर सुनना पसंद करेंगे और करते भी हैं सर। तो श्रीमान जी, आपका इस सभागार में पहुंचने पर इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथ ही साथ मैं आज और खुशी महसूस कर रहा हूं क्योंकि मुझे जब कोई युवा हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का ऐसे मुकाम पर जा पहुंचता है जिसके लिए हर किसी का सपना रहता है, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि श्रीमान परमदेव शर्मा जी के सुपुत्र डॉक्टर प्रतीक शर्मा जी हमारे बीच पधारे हैं। डॉक्टर प्रतीक जी, हमारा विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं जो स्वयं सेवी है, उनके लिए निश्चित तौर पर आज ये जो संजीवनी का कार्य करेगा, उनके मार्गदर्शन में आपकी जो प्रेरणा है साबित होगी आने वाले दिनों में। ये जो स्वयं सेवी है, ये छात्र है, ये जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, निश्चित तौर पर आपके पद चिन्हों पर चलकर वो मुकाम हासिल करेंगे जो इन्होंने सपना साधा है, जो लक्ष्य इन्होंने साधा है। साथ ही साथ मैं स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं मेरे बड़े भाई समान श्रीमान अशोक रेडका जी,
लगातार पिछले कई दिनों से 5वां दिन है आज इस विशेष शिविर का। 5 दिनों से लगातार ये इन स्वयंसेवियों के साथ जुड़े हैं, अक्षय सर का साथ निभा रहे हैं। तो श्रीमान जी, आपका राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ इस तरह से जुड़े रहना बहुत ही गौरव का पल है हमारे लिए। और श्रीमान अशोक रेडका जी बीआरसीसी भी है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे विद्यालय की नारी शक्ति, यूं कहूं प्रवक्ता श्रीमती विजय लक्ष्मी मैम और श्रीमती अनीता बिष्टा मैम, आप दोनों ने आज एक बार फिर से सभागार को गौरवान्वित कर दिया है कि हमारे साथ जो महिलाएं हैं, अक्सर देखा गया है कि 4 बजे के बाद जो हमारे प्रवक्ता साथी होते हैं बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं, खासकर जो गृहिणियां, आपको दोनों कार्य निभाने होते हैं। एक तो विद्यालय में आपकी जो जॉब है उसके प्रति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में आप प्रयोग करें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और अपना लक्ष्य जरूर साधे। और जो ये चक्र है, इस चक्र में जो 8 तीलियां हैं, मैं बार बार आपको कहना चाहता हूं कि ये जो 8 तीलियां हैं, जब हम राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ जाते हैं, मेरा भी अनुभव रहा है, 2006 से मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा हूं, वीरभद्र सिंह राज के वरिष्ठ माध्यमिक पाठ, आज भी उसको अपने जीवन में अमल में ला रहा हूं। रोज जितनी भी मेरी दिनचर्या रहती है, मैं शाम को जरूर ये आकलन करता हूं, आत्मचिंतन करता हूं कि मेरे द्वारा आज किए गए कार्य क्या किसी सामाजिक जो प्राणी है हमारे, कोई बेजुबान है, प्रति में वफादार रहा हूं, ये जरूर आप आकलन करें। और स्वयं सेवियों का ये दायित्व रहता है कि समाज को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है। मैं बार बार कहता हूं आपको, जब भी मुझे मौका मिलता है, कि इस क्षेत्र का भविष्य, खासकर यहाँ पर 40 से 50 स्वयंसेवी यहाँ पर इस शिविर में जुड़े हैं। आप लगभग 40 से 50 गांव का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं। आपसे ही आपका गांव सुरक्षित रह सकता है, आगे बढ़ सकता है। आप उस गांव का भविष्य है और गांव के भविष्य से हमारे खंड का भविष्य तय होता है और हमारे खंड के भविष्य से हमारे राज्य का भविष्य तय होता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी खतरे में है। जिला शिमला सबसे टारगेट किया जा रहा है। आपने सजग रहना है, सुरक्षित रहना है और होश के साथ, जो ये लाल कलर है हमारे इस चक्र में, ये यही संदेश देता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना को जो स्वयं सेवी है उसके अंदर बहुत जोश होना चाहिए, वो ऊर्जावान होना चाहिए। लेकिन ऊर्जावान होने के साथ साथ उस होश को हम अपने उस जोश को हम होशो हवास में अमली जामा पहनाने का प्रयत्न करें। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो ये 7 दिनों में यहाँ पर सीख कर जाएंगे, बस ये आप इन 7 दिनों में ये गेट के अंदर की सीमा में ही आप बंधे रहें कि हमने एक जो सर ने बताया कि भाई अभी खाना बनाना है, उसके बाद हमने प्रोजेक्ट वर्क करना है, उसके बाद हमारे पास कोई आरपी आना है, उनके लिए हम अपने आप को बाध्य ना महसूस करें। ऐसा स्वयंसेवी की परिभाषा नहीं है कि आप के ऊपर कोई अनुशासन थोपा जाए। तो मैं बार बार पुनः आप सभी स्वयंसेवियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जितने दिनों से मैं आपकी गतिविधियों को देख रहा हूं, मैं निरंतर आकलन करता रहता हूं, क्योंकि पूर्व में मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के मेरे द्वारा जो बनाए गए तराशे गए राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयंसेवी है, वो नेशनल लेवल तक कई बार उन्होंने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। एनआईसी कैंप में हमारे विद्यालय ने, हमारे खंड ने कल्चरल एक्टिविटीज में एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप सर हिमाचल प्रदेश में 2010 में जो बनी में आयोजित किया गया था। वहां पर रोडू खंड ने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था और हमारे बच्चों ने वहां पर जो एक्टिविटीज वहां पर परफॉर्म की, उसमें उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया था। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में भी वो क्षमताएं हैं, बहुत सारे बच्चों में बहुत सारी खूबियां हैं। सिर्फ आपने अपने गोल को सामने रखना है, अपने एम से आपने भटकना नहीं, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है।
और जितने भी आज के जो ऊर्जावान हमारे साथी नौजवान हैं जो भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें मैं उनके माता पिता का दोष मानता हूं, क्योंकि वो ये नहीं देखते हैं या सोचते हैं कि हमारा विद्यार्थी, हमारा बच्चा 4 बजे के बाद कहां कहां पर उसकी दिनचर्या, तो ठीक है जब वो गेट के अंदर आ जाता है उसके पास ना मोबाइल फोन रहता है, ना ही कोई ऐसी आपत्तिजनक सामग्री रहती है जिससे वो किसी कुरीति का शिकार हो जाए। आप यूनिफॉर्म में आते हैं, एक फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बनते हैं और आपको क्लासरूम के अंदर सभी वो गतिविधियां शिक्षकों द्वारा दी जाती है, करवाई जाती है, एक्टिविटीज करवाई जाती है, ऐसा ज्ञान दिया जाता है कि आप इस गेट के अंदर खराब नहीं हो सकते। लेकिन 4 बजे के बाद जब आप इस गेट से बाहर निकलते हैं, क्या आपका अनुशासन वही रहता है? ये निर्भर करता है आपके संयम के ऊपर, आपकी सादगी के ऊपर, आपके शिष्टाचार के ऊपर, आपके संस्कार के ऊपर, क्योंकि हमारी संस्कृति संस्कार हमारे घरों से निकल कर आते हैं। हमारे माता, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे हमारा परिवेश है, चाहे हमारा समाज से, वहां से हम इन चीजों को अडॉप्ट करते हैं। आप उस वातावरण पर जरूर ध्यान दें, अपने चारों तरफ का माहौल देखें, उस माहौल में आप अपने आप को ना झोंके और अपने आप को और समाज को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। अन्यथा जो आज की युवा पीढ़ी है, रोडू क्षेत्र में आप देखते हैं आए दिन बहुत सारी ऐसी कुरीतियां जन्म ले रही है। उन माता पिता को निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एक डायलॉग है मेरे जहन में आज आया, उनको ये पछतावा जरूर होगा कुछ समय बाद कि आग की नहीं अब जरूरत, हमने अपने घर को खुद ही जला डाला। आग की नहीं अब जरूरत, हमने अपने घर को खुद ही जला डाला। आंधियों जाओ तुम भी आराम कर लो, हमने अपने घर का चिराग खुद ही बुझा डाला। तो ये राष्ट्रीय सेवा योजना ये आपको निरंतर सिखाती है कि हमने 8 पहर किस तरह से राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में, अपने क्षेत्र के विकास में लगाने हैं। तो आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और मैं श्रीमान अक्षय शर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह का क्रियान्वयन सर यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना का जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है, राष्ट्रीय सेवा योजना मैं समझता हूं जिला शिमला में तो नहीं, मैंने जो कर्मठ जिनको मैं कह सकता हूं, ऐसे कार्यक्रम अधिकारी के साथ काम करने का बड़ा गौरव मुझे भी प्राप्त हो रहा है। आप सभी स्वयं से भी बड़े सौभाग्यशाली है, जरूर इनसे आप सीखे। इन बोल गया हूं शायद, तो एक बार फिर से डॉक्टर प्रतीक जी आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और श्रीमती विजय लक्ष्मी मैम, अनीता फेस्टा मैम, अशोक रेडका भाई जो लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, चाहे वो मैं अड़ाल में था, बशला में भी हमने कैंप लगाया, 10 डेज कैंप उस दौरान में लगता था, उस टाइम भी रीढ़ की हड्डी की तरह राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ खड़े रहते थे। श्रीमान जी आपका पुनः, और परमदेव शर्मा जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनके शब्दों में जादूगरी है, वो बड़ा सुकून मिलता है श्रीमान जी जब आप बोलते हैं। मैंने बहुत बारी आपको सुना है, क्योंकि HPSLA में आप बहुत एक्टिव रहे हैं मेंबर। आपने कई बार HPSLA में वो मुकाम हासिल किए हैं जो कोई एक प्रवक्ता एक सपना देखता है। तो श्रीमान जी आपका पुनः राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई रोडू छात्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। आप इसी तरह से जिला शिमला को बुलंदियों तक ले जाएं और राष्ट्रीय सेवा योजना अंत में सभी स्वयंसेवियों का एक बार फिर से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय अनंत। धन्यवाद यशवंत शर्मा जी, आपसे मुझे हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है और अच्छा कार्य करने की जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है श्रीमान परमदेव शर्मा जी से। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र की ओर से